नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिल मिला के रह जाते हैं। आज फिर हम जानेंगे श्रवण गर्ग जी से कि उनकी क्या राय है विनेश फोगाट के बाद की राजनीति को लेकर, या ये कहें कि विनेश फोगाट का जो मसला पेरिस में हुआ वो आने वाले दिनों में कैसे और अनफोल्ड कर सकता है। लेकिन उससे बड़ा सवाल इस बात को लेकर यह है कि क्या इस बात की कोई गहन चर्चा की जाएगी, क्या इस बात की कोई गहन जांच होगी कि विनेश फोगाट के साथ जो 100 ग्राम वजन बढ़ने की वजह से जो वो डिस्क्वालीफाई हो गई उसके लिए कौन जिम्मेदार है। क्या अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी, क्या सरकार इस दिशा में कुछ कदम उठाएगी, क्या उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा जिनकी वजह से ये हुआ। हम ये नहीं कहते कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार होंगे उनको सजा मिले, लेकिन ये तो पता चले कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, किस वजह से हुआ, क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र था, और अगर षड्यंत्र था तो जो षड्यंत्रकारी थे वो किसके इशारे पर काम कर रहे थे, और अगर ये साबित हो जाए तो फिर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। लेकिन अगर स्पोर्ट्स के नजरिए से भी अगर ये कहीं चूक है, अगर कोई गलती है, तो कम से कम ये पता तो चलना चाहिए क्यों, कैसे, किस वजह से ये हुआ, ताकि आने वाले समय में, भविष्य में फिर कोई एथलीट उसका शिकार न हो सके। लेकिन सवाल इसी बात को लेकर यह है, क्या मोदी सरकार इस संदर्भ में कोई ऐसी जांच कराएगी कि आने वाले समय में किसी और एथलीट को इस ह्यूमिलिएशन से न गुजरना पड़े कि बाउट के खत्म होने के बाद, खेल खत्म होने के बाद वो खेल से ही रिटायरमेंट का ऐलान कर दे। इतनी ज्यादा डिसअपॉइंटेड वो दिखाई पड़े। जानेंगे श्रवण जी से। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस विशेष कार्यक्रम में। ये जो मैंने सवाल उठाया है, इस पे आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, खेल खत्म नहीं हुआ, अभी खेल चालू हुआ है। वो जो विनेश का बाउट था वो खत्म हुआ है, विनेश का एपिसोड खत्म नहीं हुआ है। अखबारों में कल छप गया था कि आज 11 बजे फैसला आएगा, वो जो ट्राइब्यूनल है स्पोर्ट्स का, तो पूरा देश इंतजार कर रहा था। और आज जो खबर आई है, जो मैंने देखी, कि ये ओलंपिक के समाप्त होने के साथ इसका फैसला आएगा। मतलब ओलंपिक के खेलों के 2 दिन बाद जब समाप्त होगा, उसके बाद या उसके साथ वो जो ट्राइब्यूनल का एक सदस्यीय ट्राइब्यूनल है उसका फैसला है। क्योंकि ये समझना जरूरी है आशुतोष जी कि इस ट्राइब्यूनल का जो फैसला होगा वो आने वाले तमाम ओलंपिक्स पर लागू होगा, और ये बहुत ही कठिन जजमेंट है। वो कठिन जजमेंट इसलिए है कि विनेश ने जो सिल्वर जीता था तब उनका जो वजन था वो 50 किलो से कम था, और उस कैटेगरी में उन्होंने जीत लिया था उसको, और फाइनल में वो इसलिए नहीं प्रवेश कर पाई कि उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा था। तो क्या जिस कैटेगरी में उन्होंने वो सिल्वर जीता था वो भी उनके हाथ से छीन लिया जाएगा? सरकार इसमें पूरे मामले में युद्ध स्तर पर लग गई है आशुतोष जी, ये एक चीज ये समझना चाहिए। और हरीश साल्वे जो मैंने पढ़ा है वो लगे हुए हैं विनेश की तरफ से पैरवी में वहाँ, क्योंकि इसके जो रिपरकशंस है, अगर वो सिल्वर को शेयर नहीं किया जाता है विनेश के साथ और वो खाली हाथ लौटती हैं, तो उसके क्या परिणाम होंगे देश में। जिस तरह का आउटरीच हमने देखा, सरकार ने कल्पना नहीं की होगी कि 140 करोड़ के नागरिक इस तरह से उत्तेजित हो जाएंगे कि पूरा का पूरा देश एक तरफ हो जाएगा और सरकार एक तरफ कटघरे में खड़ी हो जाएगी। क्योंकि ये पेरिस के एपिसोड ने पूरी सरकार को, पूरे मंत्रिमंडल को, खेल मंत्री को, हमारे पूरे संगठनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। मतलब इस तरह का कि जो इसकी आने वाले कई ओलंपिक्स में, कई कॉमनवेल्थ गेम्स में, कई एशियाई गेम्स में इसका उदाहरण दिया जाएगा, और इसको लेकर ध्यान रखा जाएगा कि किस तरह की चीजें होती है। अगर आपने कभी अपने जमाने में, हमने तो देखी है, हमारे जमाने की फिल्म है इज पेरिस बर्निंग, अगर आपने नाम सुना हो, ये विश्व युद्ध को लेकर बनी हुई फिल्म थी। वो एक ट्रेन पर थी कि कैसे प्रसिद्ध पेंटिंग्स को लेकर वो ट्रेन चलती है,
जब पेरिस में आग लगी होती है। जी। तो बहुत गजब की फिल्म है, ब्लैक एंड वाइट की है। तो इस फिल्म का जो ताजी फिल्म है उसको कह सकते हैं कि पेरिस विल कीप बर्निंग फॉर विनेश फोगाट। तो ये पेरिस जो है, इसके कई चीजें हैं आशुतोष जी, जो हमको अपने दर्शकों को थोड़ा सा, क्योंकि इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन चीजों को हाईलाइट करना है जो आम बातचीत में, आम डिस्कशंस में आती नहीं है। आप जी। जरा सोचिए कि टोक्यो की तुलना में हम लोगों को क्या उपलब्धि इस पेरिस ओलंपिक्स में हुई है। टोक्यो में हमको 1 गोल्ड मिला था, 2 सिल्वर मिले थे, 4 ब्रॉन्ज मिले थे। हम्म। हमको कोई गोल्ड नहीं मिला इस बार पेरिस में। सिल्वर भी ये जो मिला है, एक मिला है इनका नीरज का, जो बहुत जिसने हमारी इज्जत को बचाया है। तो क्या पेरिस का जो परफॉर्मेंस और कमजोर परफॉर्मेंस है वो वैसा ही है जैसा 2019 की तुलना में एनडीए की हुकूमत का 2024 में रहा, या इसने पूरी जो खेलों में राजनीति की पूरी परतें जी। उधेड़ कर रख दी हैं? मतलब जो पिछले 5 सालों में हुआ, वो इस, जैसे कहते हैं ना कि एकदम जो पिछले 5 सालों की जो बीमारी है वो मैनिफेस्ट हो गई, ये अचानक जी। से दिखी कि ये हमारे यहाँ चल क्या रहा था। इसका जो इम्पैक्ट है, पेरिस का जो इम्पैक्ट है, मान लीजिए कि 2026 में इटली में जो ओलंपिक्स होंगे तो उसमें क्या पड़ने वाला है। हम्म। क्योंकि बहुत सारे चुनाव हैं, अब देश जो है चुनाव के मोड में है, और हमारी सरकारों की या हमारी हुकूमत की या हमारी जो केंद्र में हुकूमत है उसकी जो प्रायोरिटी है वो चुनाव है, मतलब खेलों में नहीं है। या आप सोचिए कि 2028 में जब अमेरिका में होंगे ओलंपिक्स, तो उस समय तो भारत जो है या हमारी हुकूमत जो है अपनी सरकार बचाने के काम में लगी हुई होगी। 2029 में चुनाव है, और 27, 28, 26 तमाम सालों में चुनाव। एक जो मैंने बात कही शुरू में कि ये जी। पेरिस के घटनाक्रम से जो आउटरीच हुआ, और अभी विनेश लौटी नहीं है, मतलब विनेश के लौटने की प्रतीक्षा है। हम्म। और वो हो सकता है कि ये जो उनकी अपील है ट्राइब्यूनल में, उसके निपटारे के बाद लौटे। क्या कल्पना कर सकते हैं कि उनके लौटने पर अगर वो खाली हाथ होती हैं तो क्या होगा देश में, या सिल्वर के साथ आती हैं तो क्या होगा? दूसरा, ये जो आपने कहा, क्या सरकार को इस पूरे खेलों की जो स्थिति है, या पेरिस में जो हुआ या ओलंपिक्स में जो हुआ, उसको लेकर क्या कोई व्हाइट पेपर या किस तरह का डॉक्यूमेंट देश के लिए जारी नहीं करना चाहिए कि ये पूरा का पूरा कई तरह की शंकाएं जो लोगों के दिमाग में है, कई तरह के सवाल हैं, और वो हो सकता है कि सरकार उसमें निर्दोष हो, उसमें सरकार का कोई दोष नहीं हो, अधिकारियों का कोई दोष नहीं हो। तो कुछ चीज़ों को, जिस तरह की खबरें पूरे के पूरे सोशल मीडिया पर चल रही हैं, बातचीत चल रही है, वो उसका निराकरण इसलिए ज़रूरी है कि उससे ये पता चलेगा कि अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में भारतीय प्रतिभाओं की जो भागीदारी है जी। वो सरकार की प्राथमिकता में है या नहीं, या है तो हम्म। कितनी है। हम्म। क्योंकि मैं मतलब इसको इस चीज से जोड़कर देखना चाहता हूँ कि आपको आश्चर्य होगा, या देश को आश्चर्य होगा, कि केंद्रीय बजट में स्पोर्ट्स के लिए केवल इतने बड़े देश के लिए, पूरा का पूरा इतना देश है 140 करोड़ का, 3,442 करोड़ रुपए हैं स्पोर्ट्स के हम्म। लिए। अब आप सोचिए कि जो ये जो तिरुमाला देवस्थानम है तिरुपति का, उसका जो इस साल का बजट है रेवेन्यू का, वो 5,141 करोड़ रुपए का है। और अयोध्या में जो मंदिर बना है उसका अगर गूगल करके आप पता करें तो 1,800 करोड़ रुपए खर्च हुए। मतलब देश के बजट के आधे से ज्यादा एक मंदिर पर खर्च हुआ है। और अयोध्या के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना खर्च हुआ हमको पता नहीं।
और अयोध्या और काशी के कॉरिडोर को मिला लें तो 2200-2300 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो डॉक्यूमेंट में उपलब्ध है। जी। हमारा ये पूछना है कि मतलब सरकार की प्रायोरिटी क्या है, मतलब सरकार के लिए मंदिर क्या है, और वो जो पूजा किसकी करनी चाहिए, मतलब खिलाड़ियों की करनी चाहिए, वो जो लाखों करोड़ों लोग उसके साथ जुड़े हुए, उनकी भावना जुड़ी हुई है, उसके साथ करना चाहिए। हमारे ये जो बजट मैंने बताया, आप सोचिए कि 3,400 में, यही हालत एजुकेशन के बजट की। जी। और आप 15,000 करोड़ रुपए आंध्र को एक राजधानी बनाने के लिए देते हैं। आप कल्पना कीजिए, वो राजधानी जो जगन ने, मतलब चंद्राबाबू बना रहे थे, उसको अधूरी छोड़ के नई राजधानी बना ली। तो चंद्राबाबू का सपना है कि अमरावती को फिर से बनाएंगे, उसके लिए 15,000 करोड़ रुपए सरकार ने दिए। स्पोर्ट्स के लिए 3,000 करोड़, 3,500 करोड़, और एक राजधानी के लिए 15,000 करोड़। आप सोचिए कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल जो जरूरतें हैं, वो देश के स्वाभिमान पर किस तरह से, या देश की जरूरतों पर किस तरह से हावी हो रही है। हमारे जो खेल मंत्री हैं वो बताते हैं राज्यसभा में कि विनेश पर, जो मैंने कल भी चर्चा में जिक्र किया था, कितना पैसा खर्च किया गया, 70 70 लाख लाख। रुपए 70 लाख। अब मैं आपको बताऊं कि पेरिस जाने वाले 117 खिलाड़ियों के कॉन्टिंजेंट में 2.5 करोड़ की आबादी वाले हरियाणा से 24 लोग हैं। मतलब 117 खिलाड़ियों में 24 लोग सिर्फ हरियाणा से हैं, और 3 करोड़ की आबादी वाले पंजाब से 18 खिलाड़ी हैं। और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु के 13 खिलाड़ी हैं। और वो प्रदेश जहां से प्रधानमंत्री चुनकर आते हैं, जिसकी आबादी 22, 23, 24 करोड़ है, उत्तर प्रदेश, वहां से केवल 8 खिलाड़ी। और बाकी राज्यों से अगर आप देखेंगे तो एक एक दो दो खिलाड़ी अगर हैं तो हैं। गुजरात से 2 खिलाड़ी हैं, वो भी टेबल टेनिस के। तो ये जो लोगों को, जो हम लोग केवल अधूरी जानकारी जो मिलती है कि हम खेल के प्रति सरकार का जो रवैया है। एक जो दूसरा फैक्ट है कि ये जो मुकेश मंडाविया हैं, ये खेल मंत्री हैं, ये अभी बने हैं, पहली बार खेल मंत्री बने हैं जी। और ये उसके पहले स्वास्थ्य मंत्री थे, अगर आपको ध्यान हो तो। पर चूंकि नड्डा जी को एडजस्ट करना था तो इनको नड्डा जी को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया फिर से, और इनको एक स्पोर्ट्स का मंत्री बना दिया गया। अब आप सोचिए कि मोदी जी के कार्यकाल में ये 7वें खेल मंत्री हैं। और खेल के प्रति मोदी जी के प्रेम को इस तरह से समझा जा सकता है कि सर्बानंद सोनोवाल, जितेंद्र सिंह, विजय गोयल, किरण रिजिजू, उमा भारती, अनुराग ठाकुर, ये तमाम लोग खेल मंत्री रहे, खेल और स्पोर्ट्स मंत्री रहे। तो ये हम लोग, और आपको एक चीज और आश्चर्यजनक लगेगी कि जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में या स्पोर्ट्स मंत्रालय में किसी को ये जानकारी नहीं होगी कि MOS कौन है, मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्पोर्ट्स कौन है। महाराष्ट्र से सांसद रेवाड़ से रक्षा निखिल खड़से, इसकी MOS मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्पोर्ट्स। इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा का पूरा मामला है, ये खेल के विभाग में या यूथ एंड स्पोर्ट्स में लूप लाइन की तरह या एडजस्टमेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है कि भाई एक एडजस्ट करना है, कोई विभाग देना है। मतलब खेल हमारी देश की, मतलब उसको एक स्वाभिमान के साथ या प्रायोरिटी में कि उसमें जोड़ा जाए कि मतलब पाकिस्तान इतने आर्थिक संकट में है, तमाम चीजों में है, और आप देख रहे हैं कि किस तरह की अस्थिरता है वहाँ पॉलिटिकली। उसके बावजूद वहाँ का खिलाड़ी भाला फेंक में नीरज चोपड़ा,
को की जगह गोल्ड जीत लेता है। जी। आप सोचिए कि किस तरह की प्रिपरेशन होगी उस देश की, या उस तरह की वहाँ की खेल को, या वहाँ का खिलाड़ी का यानी जो बात चल रही है कि इसका जो फोकस था नीरज चोपड़ा का, वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था, वो अपना 90% ही दे पाया। तो जो पॉइंट निकल कर आ रहा है कि ये जो पेरिस को लेकर जो पूरा हुआ, मंडानिया तो खैर मुकेश जी तो अभी बने हैं, पर इसके पहले दूसरे कार्यकाल में कौन थे? ओलंपिक की पूरी तैयारी किसने करवाई? खेल हम्म। संगठनों पर किसका कब्जा था? सारी नियुक्तियां किसने की? वो की थी अनुराग ठाकुर ने। हम्म। वो थे खेल के। क्या आपने ये पूरे विनेश के प्रकरण में, पेरिस के उसमें, क्या अनुराग ठाकुर का कोई बयान देखा क्या आपने, या कोई ट्वीट देखा क्या? सवाल सिर्फ मंत्रियों का ही नहीं है। ये जो खेल मंत्रालयों में जो अधिकारी नियुक्त होते हैं, संगठनों में जो लोग नियुक्त होते हैं, ये ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला क्या था? हम्म। पूरा का पूरा मामला क्या था? मतलब ये था कि वो उत्तर प्रदेश के चुनावों को, लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। और अभी तक भी, जो हम्म। कल भी हमने बात की थी कि वो जो सुप्रीम कोर्ट के चलते एफआईआर हो गई, पर वो आगे क्या कार्रवाई हुई वो नहीं हुई। अब हरियाणा सरकार ने पूरे मामले को ठंडा करने के लिए जो कहा है कि विनेश फोगाट को वो वही सम्मान देंगे जो एक सिल्वर मेडल प्राप्त खिलाड़ी को दिया जाता है। पैसे भी देंगे, सम्मान भी देंगे, वगैरह वगैरह। अभिषेक बनर्जी जो हैं बंगाल के, ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद, उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट को भारत रत्न मिलना चाहिए, पर कई लोग हम्म। मांग कर रहे हैं कि राज्यसभा में उनको देना चाहिए। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि सरकार जो है, जैसा मैंने शुरू में कहा कि उनके मामले की पैरवी सालवे साहब कर रहे हैं उनकी अपील पर, और वो हम्म। एक बड़ा मामला पेंडिंग में है। सरकार इस समय चारों तरफ से घिर गई है, और ये जो मामला है विनेश फोगाट का, जिस त्रासदी से वो गुजर कर वहां गई थी, सड़कों पर घसीटना, अपमानित होना, उनके जो विजुअल्स सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, जी। उसके परिप्रेक्ष्य में उसके विनेश के पूरे ट्रॉमा को देखा जाना चाहिए। मैं, आपने जो भूमिका में कहा कि वो किसकी गलती है वगैरह, मैं उसमें नहीं जा रहा कि वो किसकी गलती है, किसके कारण से उनका 100 ग्राम वजन कम नहीं हो पाया। इतना तो हो गया, पर ये हम्म। 100 ग्राम कैसे बच गया, मैं उसमें नहीं जा रहा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके बाद से, ये पूरे एपिसोड के बाद से, क्या हमारी हुकूमत ने, हमारे खेल संगठनों ने, हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने, हमारे अधिकारियों ने क्या किया है, किस हरकत में आए हैं, जी। क्या फेस सेविंग के लिए काम में लगे हुए हैं, और वो इस तैयारी में है कि विनेश अगर लौटे, क्या उनको ये पता है कि विनेश के लौटने पर इस देश की क्या प्रतिक्रिया होने वाली है? अगर वो खाली हाथ लौट के आई तो इस देश की प्रतिक्रिया क्या होने वाली है? मैं इस बात में नहीं जा रहा हूँ कि विनेश खाली हाथ आती है तो हरियाणा के चुनाव पर उसका क्या असर होगा, वो सिल्वर में साझेदारी करके आती है, उसका क्या असर हम्म। होगा, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि ये विनेश के फोगाट के एपिसोड ने हमारे पूरे सिस्टम को उधेड़ कर रख दिया है। हम लोग कहाँ कहाँ हम्म। कमजोर हैं, कहाँ दरारें हैं, हम्म। हम किस तरह उनको तिरपालों से ढकने की कोशिश कर रहे हैं चीजों को, और अंतर्राष्ट्रीय मैदान में जाते ही हम किस तरह से एक्सपोज हो जाते हैं। ये जो पूरा का पूरा पेरिस का जो एपिसोड है, वो उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसलिए हम अपने जो बहुत सारे लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में देश के नागरिक हैं जो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये जो जी। ट्राइब्यूनल है स्पोर्ट्स का, वो क्या फैसला लेता है। सबकी सांसें रुकी हुई है, और वो लोग हम्म। इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि ये राजनीतिक घटनाक्रम से अलग एक बहुत बड़ा वर्ग वो भी है
हरियाणा में खासकर या पंजाब में खासकर या स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी में कि इसका आउटकम क्या होता है, और इसका जो आउटकम है वो हमारे आने वाले ओलंपिक्स में हमारी भागीदारी को भी प्रभावित करेगा और हमारे जो खिलाड़ी हैं उनके मॉरल को भी प्रभावित करने वाला है। आज की चर्चा में आशुतोष जी बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर।